हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है आज है संडे और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है जिसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आ जाता है, मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने किया था, एरिक्सन ने किया था, जीन पियाजे ने किया था या अल्बर्ट बंडूरा ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड ने किया था। मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? तो वो किया था आपके सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईड का प्रतिनिधित्व करता है चेतन मन, अचेतन मन, आक्रोश, अप्रसन्नता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो ईड होता है, ईड अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपने जब सिगमंड फ्रायड की थ्योरी पढ़ी थी, मतलब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। एक तो था आपका ईड, जो कि अभी आपके सामने है, दूसरा था ईगो और तीसरा था सुपर ईगो। ईड क्या करता है? यह अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। यह अचेतन अवस्था में ही तरह तरह की इच्छाओं, प्रेरणाओं, वासनाओं की तुरंत संतुष्टि करना चाहता है। और जो आपका ईगो है, ईगो यह चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो आपका चेतन मन है, ये इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका करता है ईगो, आपका करता है। और जो सुपर ईगो होता है, यह व्यक्तित्व का अंत में विकसित होने वाला नैतिक पक्ष होता है। यह बाल्यावस्था में ईगो का ही विकसित रूप होता है। जैसे जब सबसे छोटा बच्चा होता है, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? ईड होता है। ईड के बाद उसमें क्या विकसित होता है? तब उसमें आपका 2 नंबर पर होता है ईगो विकसित होता है। तो ईगो के बाद क्या आता है? सुपर ईगो आता है। मतलब ये आपके बढ़ते क्रम में जाता है ईड, फिर ईगो, फिर आ जाता है आपका सुपर ईगो। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जो आपने देखा, जो ईड है, ये अचेतन मन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो ईगो है, ये चेतन मन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका डॉट 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 द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे के, एरिक्सन के, सिगमंड फ्रायड के, अन्ना फ्रायड के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड के। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, डॉट 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 मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है? तो फ्रायड, एडरल, युंग, फ्राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपके फ्रायड हैं, फ्रायड ने जन्म क्रम के वैज्ञानिक मनोविज्ञान का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? युंग ने किया था, फ्रायड ने किया था, थॉमसन ने किया था या गैरेट ने किया था? तो जो फ्रायड थे, फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व, स्वस्थ या वयस्क बन सकता है यदि विकास के दौरान गुणात्मक परिवर्तन हुए हों, भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया हो, बच्चों के दोनों अभिभावक हों, या बच्चे को शारीरिक समृद्धि के लिए अवसर प्राप्त हुआ हो। तो फ्रायड का मानना ये था कि व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व हो सकता है या स्वस्थ या वयस्क हो सकता है जब वह भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया हो, तभी वह परिपक्व हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अहम का कार्य आधारित होता है। जो अहम होता है उसका कार्य किस पर आधारित होता है? सुख सिद्धांत पर आधारित होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है, या प्रतिवर्ती क्रिया पर आधारित होता है, या व्यवहारिक अनुभव पर आधारित होता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, वो अहम का कार्य जो आधारित होता है, वो वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था क्या है?
फ्रायड ने कुछ अपनी जो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी की कुछ अवस्थाएँ बताई थी। उनमें से आपको ये बताना है कि उसका प्रथम अवस्था जो था वो क्या था? जिसमें से है आपका एनल स्टेज मतलब एनल अवस्था, फेलिक अवस्था, जेनाइटल अवस्था या ओरल अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओरल अवस्था। फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की जो प्रथम अवस्था है उसका नाम है ओरल अवस्था। ये अवस्था कब से होती है? तो ये अवस्था आपके जन्म से 8 माह तक होती है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसका व्यक्तित्व किस पर होता है? तो इसका व्यक्तित्व जो होता है वो ईड पर आधारित होता है। और ईड पे आपने अभी देखा था, ईड से रिलेटेड आपने एक क्वेश्चन किया था। जो ईड होता है वो अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, साइको एनालिटिकल सिद्धांत दिया गया था। किसने जो है साइको एनालिटिकल सिद्धांत दिया था? सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया था, कार्ल रोजर द्वारा दिया गया था, एरिक्सन द्वारा दिया गया था या पियाजे द्वारा दिया गया था? तो आपको पता है साइको एनालिटिकल जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, सेंसरी मोटर अवस्था है। जो सेंसरी मोटर अवस्था है वो कितने समय की अवस्था है? 0 से 2 वर्ष 0 से 2 माह, 0 से 3 माह, 0 से 1 साल या 0 से 2 साल। तो आपको पता है ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है आपने कहाँ पर पढ़ा था? आपने पढ़ा था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को पढ़ा था। तो उन्होंने बताया था जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं वो आपकी 4 अवस्थाएं हैं। पहली आपकी आ जाती है सेंसरी मोटर अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा आ जाता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा आ जाता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा आ जाता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो आपका पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज ये आपका होता है 0 से 2 वर्ष का होता है। ये आपका पहला हो जाता है और जो दूसरा स्टेज आ जाता है इनका वो 2 साल से 7 साल का होता है। और जो तीसरा होता है वो 7 से 12 होता है और जो चौथा होता है जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं वो 12 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। तो जब जीन पियाजे की हमने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखा था तो वहाँ पर हमने 4 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था। इसको आप अगर इंग्लिश में याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके हिंदी वर्जन में काफ़ी नाम आ जाते हैं। तो आपको हिंदी में क्या ध्यान रखना है? सेंसरी मोटर को क्या कहते हैं? संवेदिक पेशीय अवस्था बोलते हैं। और जो आपका दूसरा है मतलब प्री ऑपरेशनल है उसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है उसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो आपका लास्ट और चौथा है उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई थी। शायद से क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे क्योंकि ये आपसे कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो मैंने कोशिश यही की थी कि मैं एक क्वेश्चन को 2 बार ना लिखूं, लेकिन गलती से शायद लिख दिया है मैंने। चलिए देख लेते हैं। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? फ्रायड के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, पियाजे के द्वारा या बंडूरा के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रायड के द्वारा दी गई थी। ये इतने सारे क्वेश्चन हमारे थे किसके? फ्रायड से रिलेटेड थे। अभी जो आ रहा है, अब जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको एरिक एरिक्सन से मिलने वाले हैं। और उनका सिद्धांत कौन सा था? तो उनका सिद्धांत था मनोसामाजिक सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन है आपको अब आगे से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको एरिक एरिक्सन से मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 है, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण क्या है? इन्होंने भी अपने जो जिन्होंने भी सिद्धांत दिए हैं उन्होंने हर मनोवैज्ञानिक ने कुछ न कुछ स्टेज बताई हैं, कुछ न कुछ अवस्थाएं बताई हैं। तो जो एरिक एरिक्सन है इनके अनुसार जो मनोसामाजिक विकास का पहला चरण क्या है? व्यक्तित्व है, ईमानदारी है, पहल है, विश्वास बनाम अविश्वास है। तो जो एरिक एरिक्सन है इनके अनुसार जो पहला चरण है वो है आपका विश्वास बनाम अविश्वास मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट।
इसकी अवस्था जो होती है, जो मतलब जन्म के 2 वर्ष तक का बच्चा होता है, अपनी आवश्यकताओं के लिए वो पूरी तरह से माता-पिता पर ही निर्भर होता है। माँ-बाप और परिवार के अन्य सदस्यों से जो होते हैं, उनसे ममता, स्नेह और प्यार के साथ वो बड़ा होता है और उसके साथ वो जो है बहुत प्यार से ही आते हैं। तो मतलब जो बच्चे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, हँसते हैं, बोलते हैं, उससे बच्चे के भीतर में लोगों के प्रति जो है वो विश्वास पैदा हो जाता है। तो यही होता है विश्वास वर्सेस अविश्वास। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? फ्रायड के द्वारा दिया गया था, कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था या एरिक्सन के द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में उद्योग विरुद्धहीनता मतलब उद्योग बनाम हीनता के स्तर को किस प्रकार पहचाना जा सकता है? बच्चों का स्तर, मध्य बचपन, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य बचपन। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, साइको सोशल थ्योरी के निर्माता कौन थे? आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इससे पहले हमने शायद से 2-4 क्वेश्चन पहले देखा था, साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में चर्चा किया था। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है साइको सोशल थ्योरी के निर्माता कौन है? ऑप्शन दिया गया है, एरिक्सन है, पियाजे हैं, फ्रायड हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो एरिक्सन है, वो आपके साइको सोशल थ्योरी के निर्माता हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था, एरिक्सन ने दिया था, हरलॉक ने दिया था या कोहलबर्ग ने दिया था? तो आपको पता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था आपके एरिक्सन ने दिया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एरिक्सन द्वारा दी गई ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट विकास अवस्था फ्रायड द्वारा दी गई निम्नलिखित किस अवस्था के सबसे अधिक मेल खाती है? मतलब जो एरिक्सन द्वारा दी गई ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट की अवस्था है, ये फ्रायड के द्वारा जो अवस्थाएं दी गई है वो किस अवस्था से मेल खाती है? सबसे पहले आ जाता है जेनाइटल अवस्था, दूसरा है फेलिक अवस्था, तीसरा है मुख अवस्था और चौथा है ऑडिपल अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मुख अवस्था है, वो मुख अवस्था किसकी? फ्रायड की है और जो ट्रस्ट बनाम जो है मिसट्रस्ट है वो एरिक्सन का है। ये दोनों आपस में मेल खाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एरिक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से किस भावना के विकास द्वारा शैशवावस्था को पहचाना जाता है? स्वयं के द्वारा, स्वायत्तता के द्वारा, भरोसा के द्वारा या आत्मनिर्भरता के द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भरोसा, मतलब जिसे हम कह सकते हैं ट्रस्ट बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? पियाजे ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने, इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपके एरिक्सन थे, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अब ये आपके जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन मातृकला और शिशुपालन के महत्व मतलब शिशुपालन का महत्व और अर्थ, जहाँ ये आपका जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है। पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की हृदय की गति होती है, जो एक नवजात शिशु होता है उसकी हृदय की गति कितनी होती है? 70 से 90 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 90 से 110 प्रति मिनट और 120 से 140 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नवजात शिशु के हृदय की गति कितनी होती है? तो वो होती है 120 से 140 प्रति मिनट होती है। आपको पता है जो एक नवजात शिशु होता है, एक वयस्क की अपेक्षा उसके हृदय की गति अधिक होती है, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि जो नवजात शिशु होता है उसके हृदय का आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया था? तो किंडरगार्टन व्यवस्था की स्थापना फ्रायड ने किया था, पेस्टोलॉजी ने किया था, जॉन डीवी ने किया था या मारिया मॉन्टेसरी ने किया था? तो ये क्वेश्चन शायद से आपने कई बार कर लिया है। इसका सारा आंसर आपका गलत है। ये गलती से गलत टाइप हो गया, इसका आंसर आपको बताना है। लेकिन ये बीच का क्वेश्चन बच रहा है, इसलिए आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इसका आंसर नहीं देंगे। आप इसलिए लिख लीजिए। फ्रॉबेल जो थे, फ्रॉबेल ने क्या किया था? किंडरगार्टन व्यवस्था को स्थापित किया था। तो इसके जनक कौन है? फ्रॉबेल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अब ये आपका आ जाता है स्त्री प्रजनन अंग और पुरुष प्रजनन अंग से क्वेश्चन है यहाँ से आपके। और जो मातृकला से थे, जो अभी तक टीजीटी पीजीटी में पूछे गए थे, वो मैंने ले लिए थे। बस यही 2 क्वेश्चन मुझे दिखे थे, बाकी सारे आपके नेट लेवल के क्वेश्चन हैं, नेट के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला ये आपका जो है ये पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला का मतलब ये है कि जो स्त्री और पुरुष जननांगों से क्वेश्चन लिया गया उसमें से पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अंडाणु परिपक्व होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से पीजीटी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो आपको अभी क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ से शायद से 1 या 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो टीजीटी पे पूछे गए हैं। ये पहला क्वेश्चन तो आपका एलटी में ही पूछा गया था, और जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो शायद किसी टीजीटी में पूछा गया था। बाकी के आपके मैंने देखे थे, जो मोस्ट क्वेश्चन थे यहाँ से बने थे, वो सारे आपके पीजीटी से ही पूछे गए थे। और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। आप 2019 का पेपर उठाएंगे तो देखेंगे, ये जो आपको अभी अगले क्वेश्चन मिलने वाले हैं 10 से 12 क्वेश्चन, ये सारे आपके पीजीटी में आए थे, वो भी 2019 में ही आए थे। चलिए देख लेते हैं। तो अंडाणु कितने दिन में परिपक्व होते हैं? 20 दिन में, 25 दिन में, 28 दिन में या 30 दिन में? तो आपको पता है जो अंडाणु होते हैं वो कितने दिन में परिपक्व होते हैं? 28 दिन में परिपक्व होते हैं। जब लड़कियों के शरीर का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, तब उनकी योनि मार्ग से रक्त का स्राव होना प्रारंभ होता है, जिसे हम बोलते हैं रजोधर्म या मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। आपको बताना है, जब स्त्रियों में या लड़कियों में मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? हमने आपको पढ़ाया था शायद 2 दिन या 3 दिन पहले आपको पढ़ाया था, तो हमने बताया था वहाँ पर। तो आपको बताना है कि उसको हम क्या नाम देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है, मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं? मतलब मनुष्यों में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 20 जोड़े, 23 जोड़े, 90 जोड़े या 46 जोड़े? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया ... कहलाती है। क्या कहलाती है? शुक्राणुत्सर्जन कहलाती है, शुक्राणु कहलाती है, स्पर्मिएशन कहलाती है या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लास्ट वाला। क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक शुक्राणु कोशिका से ... शुक्राणु बनते हैं। मतलब एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? पहला है 8, 5, 4 या 1? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोशन और थीका इंटरना कोशिकाएं ... बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं, पुटिकाएं बनाती हैं, थीका एक्सटर्ना बनाती हैं या एंडोमेट्रियम बनाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ... केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है। क्या चीज केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है? तो पहला आ जाता है आपका केंद्रक छिद्र, केंद्रक झिल्ली, ये दिल्ली नहीं ये झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक झिल्ली?
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रक झिल्ली जो होता है वो केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अंडोत्सर्जन डॉट 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 की प्रक्रिया है। अंडोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? अंडा बनने की, अंडे का निष्कासन, अंडे की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो अंडोत्सर्जन का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि अंडे का निष्कासन जो होता है, अंडोत्सर्जन अंडे के निष्कासन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये क्वेश्चन है आपका शुक्रजनक नलिका डॉट 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 में उपस्थित होती है। मतलब जो शुक्रजनक नलिका होती है वो किस में उपस्थित होती है? शुक्रवाहिका में होती है, वृषण में होती है, शुक्राणु पुटिका में होती है या प्रोटेस्ट ग्रंथि में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस में होता है? वृषण में होता है। जो शुक्रजनक नलिका होता है वो वृषण में स्थित होता है या उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका शुक्राणु की परिपक्वता डॉट 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 में होती है। शुक्राणु की परिपक्वता किस में होती है? तो अधिवृषण में होती है, शुक्राणु पुटिका में होती है या वृषण में होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवृषण में होता है। जो शुक्राणु की परिपक्वता होती है वो अधिवृषण में होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका नर में HSF डॉट डॉट डॉट, ये यहाँ से छूट गया है, डॉट 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 कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। कौन? पहला आ जाता है आपका लेडिंग कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं और शुक्राणुजनक कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नर में FSH सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कार्पस ल्यूटियम डॉट 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 स्रावित करता है। जो कार्पस ल्यूटियम होता है क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरॉन को करता है, स्टेरॉन को करता है, पहले और दूसरे मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन और स्टेरॉन दोनों को करता है या थायरॉक्सिन को करता है। तो आपको पता है जो आपका कार्पस ल्यूटियस है ये प्रोजेस्टेरॉन और स्टेरॉन दोनों को जो है स्रावित करता है। तो इसीलिए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका फैलोपियन नली डॉट 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 भी कहलाती है। जो फैलोपियन नली है वो कौन सी नली कहलाती है? अंड नली हो गया, गर्भाशय हो गया, एम्प्यूली हो गया या एंडोमेट्रियम हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो फैलोपियन नली होती है वो अंड नली कहलाती है। क्या कहलाती है? अंड नली कहलाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मादा प्रजनन प्रणाली किस भाग में हजारों अंड होते हैं? मादा प्रजनन प्रणाली किस भाग में हजारों अंड होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है आपका गर्भाशय में, दूसरा है योनि में, तीसरा है अंडकोश में और चौथा ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडकोश में। क्या हो जाएगा? अंडकोश में। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? एक्स केवल वाई, एक्स वाई दोनों RH। आपको पता है जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो दो तरीके पाए जाते हैं, एक तो पाए जाते हैं एक्स और एक पाया जाता है वाई। तो जो स्त्री के अंदर गुणसूत्र होता है वो सिर्फ एक्स ही पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में जो होता है एक्स और वाई दोनों प्रकार का पाया जाता है। तो जब एक्स और एक्स मिलते हैं, जब एक्स और मतलब औरत के पास एक्स है और पुरुष के पास जो है एक्स वाई दोनों हैं, जब एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की बनती है और जब एक्स और वाई मिलते हैं तब बनता है लड़का बनता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चे के गुणसूत्र कौन सा, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है एक्स, दूसरा है वाई, तीसरा है एक्स वाई दोनों और चौथा है RH। तो आपको पता है एक्स और वाई दोनों जो होते हैं ये बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 20,
23, 40 और 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्त्री अंडाशय में एंड्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है। अब इसको बताना है कि ऑप्शन नंबर क्या है। ग्रेफियन पुटक व कार्पटस ल्यूटियम से, यूटिनिका ओवेरिया व कार्पस एल्विकेंस से, ग्रेफियन व एट्रेटिक फालिकल्स से, या चौथा है आपका अंतराली कोशिकाओं एवं कार्पस ल्यूटियम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि स्त्री में अंडाशय में एंड्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है, किससे होता है, किस कारण से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, ग्रेफियन पुटक व कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। तो आपको पता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो इसके लिए ज़रूरत होती है कार्पस ल्यूटियम की। और जो ये दूसरा वाला हार्मोन आपका निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, इसके लिए ज़रूरत होती है ग्रेफियन पुटक की। तो ये दोनों मिलते हैं तो जो है एंड्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अंडाणु का उत्पादन करता है अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी या योनि। तो आपको बताना है कि अंडों का उत्पादन कौन करता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। तो जो अंडाशय होता है ये अंडों का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों का लिंग निर्धारण है कौन है। पुरुष शुक्राणु द्वारा होता है, महिला अंड द्वारा होता है, गर्भाशय के दौरान भोजन लेने से होता है, ये गर्भावस्था से पहले लिए गए भोजन के द्वारा होता है। तो बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो वो होता है पुरुष शुक्राणु के द्वारा। क्योंकि आपने देखा था जो महिला में आपके गुणसूत्र पाए जा रहे थे वो थे XX, और जो पुरुष में पाए जा रहे थे वो XY दोनों पाए जा रहे थे। तो बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, पुरुष शुक्राणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बच्चों के स्कूली वस्त्र के लिए निम्न में से किस गुण पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे के स्कूली वस्त्र के लिए आपको पक्के रंग पर ध्यान देना चाहिए, या रंध्र पर ध्यान देना चाहिए, अवशोषकता पर ध्यान देना चाहिए, या उपरोक्त सभी पर। तो जो स्कूली बच्चे होते हैं उनके वस्त्रों के लिए आपको रंग पक्के होने चाहिए, रंध्र भी होने चाहिए, और उनमें अवशोषकता भी होनी चाहिए। बाकी और क्या आपको ध्यान देना चाहिए, बच्चे सूती कपड़े पहनते हों, और जो कपड़े पहनते हों उसमें क्या होना चाहिए, उनको कंफर्ट फील होना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए। बच्चों के कपड़ों में गोटे वगैरह नहीं लगे होने चाहिए, बच्चों के वस्त्र भी साफ सुथरे होने चाहिए, और रंग का विशेष ध्यान देना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कभी भी सफ़ेद रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं, गर्भाशय में पाए जाते हैं, डिंबवाहिनी में पाए जाते हैं, योनि में पाए जाते हैं, या वृषण में पाए जाते हैं। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, गर्भाशय तो स्त्री में पाए जाते हैं, डिंबवाहिनियाँ भी स्त्री में ही पाई जाती हैं, यौन भी। ये सारे जो आपके ऊपर के तीनों दिए गए हैं ये सारे जो हैं स्त्री प्रजनन अंग हैं। आपको पता है शुक्राणु जो पाया जाता है वो पुरुषों में पाया जाता है, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा कि वृषण। वृषण में जो है शुक्राणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। इनमें से क्या जो है स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, शुक्राशय, गर्भाशय, अंडाशय, या डिंबवाहिनी। ये अभी तीनों के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया था। तो आपको पता है शुक्राणु मनुष्य के जो है ये जो स्त्री प्रजनन अंग है इसमें जो शुक्राशय दिया गया है, ये शुक्राशय जो है स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, ये पुरुष का प्रजनन अंग बताया जाता है। तो जो गर्भाशय और आपका अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंबवाहिनियाँ हैं, ये सारी हैं स्त्री प्रजनन अंग होती हैं, और जो आपका शुक्राशय है ये पुरुष प्रजनन अंग होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मातृ कल्याण के लिए सेवा है, गर्भवती माँ के लिए है, प्रसूता के लिए है, धात्री एवं शिशु सेवा के लिए है, इनमें से सभी।
तो जो मातृ कल्याण सेवा है, ये इनमें से सभी के लिए है। मतलब गर्भवती माँ की देखभाल संबंधी सेवाएँ होती हैं, बच्चों के जन्म के दौरान दी जाने वाली सेवाएँ होती हैं, जिसे हम प्रसूता सेवाएँ कह रहे हैं। माँ और शिशु के कल्याण के लिए सेवाएँ होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या हो सकता है? प्रसव केंद्र, प्रशिक्षित दाइयाँ, शिक्षा, स्वास्थ्यचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा से क्या होगा? बाल मृत्यु की समस्या का समाधान हो सकता है। बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं पर की जाती है, जो 1 वर्ष के हों या 1 वर्ष से कम के हों। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? 1000 जीवित बच्चों पर की जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हमने इससे पहले ही बता दिया। तो बाल मृत्यु बाल अवस्था में होने वाली मृत्यु, बालक का बाल अवस्था में संक्रमित होना, जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना या उपरोक्त सभी। तो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही देख लिया कि बाल मृत्यु दर क्या होती है। तो जन्म लेने वाले या जन्म के 1 वर्ष के अंदर में जो बच्चे मर जाते हैं, उनको कहते हैं वो मतलब वही होता है आपका बाल मृत्यु दर होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिशु अवस्था जीवन की एक है, कैसी अवस्था है? उन्नतशील अवस्था है, श्रेष्ठ अवस्था है, सामान्य अवस्था है या महत्वपूर्ण अवस्था है? तो जो शिशु अवस्था है वो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ये अवस्था आपने देखा होगा, इस अवस्था में हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो समायोजन करते हैं। समायोजन की अवस्था कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे किससे तापक्रम से समायोजन करते हैं, अपने श्वसन क्रिया से समायोजन करते हैं, निगलने और चूसने की क्रिया से समायोजन करते हैं। तो जो आपका शिशु अवस्था होता है वो समायोजन की भी अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है उसे कहते हैं, वो क्या कहलाता है? सेक्ट्रम कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, मेकोनियम कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो जन्म के बाद माँ के स्तनों से पीला गाढ़ा दूध निकलता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर पीला गाढ़ा दूध का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा कि जो मतलब शिशु के जन्म के बाद जो माँ के स्तनों से पीला और गाढ़ा दूध निकलता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बांध्यता के लिए जिम्मेदार होता है। तो बांध्यता के लिए कौन जिम्मेदार है? केवल पुरुष है, केवल स्त्री है, स्त्री पुरुष दोनों हैं, स्त्री और पुरुष में से कोई नहीं। तो आपको पता है बांध्यता के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है, उसके लिए स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी जिम्मेदार हो सकता है। मतलब कमी चाहे स्त्री में भी हो सकती है या पुरुष में भी हो सकती है, किसी एक को दोषी नहीं कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु है। मतलब एक स्वस्थ बच्चे के जन्म के लिए उपयुक्त आयु क्या मानी जाती है? मतलब जो माँ की आयु होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 15 से 20 वर्ष होनी चाहिए, 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए, 25 से 30 वर्ष होनी चाहिए और 30 से 40 वर्ष होनी चाहिए। तो स्वस्थ संतान के जन्म के लिए सबसे जो उपयुक्त समय होता है, उपयुक्त आयु होती है, वो होती है 25 से 30 वर्ष की होती है। क्योंकि इस समय जो बच्चे का मतलब जो इंसान होता है, महिला होती है, उसके सारे प्रजनन अंग विकसित हो गए होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरीन का, बोरिक लोशन का, जैतून के तेल का, इनमें से कोई नहीं। तो जो नवजात शिशु होता है उसके गले को साफ करने के लिए बोरिक लोशन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है? अलमारी के द्वारा, गीजर के द्वारा, मिक्सर ग्राइंडर के द्वारा या वैक्यूम क्लीनर के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिक्सर ग्राइंडर के द्वारा घर में श्रम की बचत सबसे अधिक होती है। आपको पता है
रसोई के कार्य सरलीकरण उपकरणों में इसका जो महत्व होता है वो बहुत होता है। गीला मसाला हुआ, सूखा मसाला हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ, कोई भी चीज़ हुआ तो इसे जो है हम आसानी से पीस सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, थकान दूर करने के उपाय क्या हैं? कमरे का तापक्रम मौसम के अनुरूप कर देना, आस-पास का वातावरण शांत हो जाना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना या कोई कार्य ही ना करना। तो जो थकान दूर करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी कार्य ना किया जाए। अगर थकान दूर करना है तो उसके लिए कर सकते हैं कि कोई भी कार्य आप लंबे समय तक ना करें। जैसे अगर आप सुबह से लेकर शाम तक कोई कार्य लगातार करते जा रहे हैं तो थक जाएँगे। इसीलिए कार्य के बीच में थोड़ा आराम करना चाहिए। हमने जब पढ़ा था होम मैनेजमेंट तो वहाँ पर देखा था कि जो कार्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हल्का होता है, एक मध्यम होता है और एक भारी कार्य होता है। तो जैसे अगर आप कोई भारी कार्य कर रहे हैं, तो उसके बीच में आप हल्का कार्य कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा आराम मिल सकता है आपको। तो थकान दूर करने का उपाय क्या हो सकता है कि कोई भी कार्य आप लंबे समय तक नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है आपका प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है रिलैक्सिन और चौथा है आपका इनमें से सभी। तो आपने इससे पहले ही देखा था, इन दोनों के बारे में देखा था। तो एक और बच रहा है, इसका मतलब ये तीनों हो जाएँगे। अब आपको पता है, आपने जब इससे पहले क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे देखा था प्रोजेस्टेरॉन किसके द्वारा निकलता है? तो आपको पता है ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, एस्टेरॉन है और ये जो रिलैक्सिन है, ये स्त्री के अंडाशय से स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन होते हैं। जिसमें से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो स्रावण होता है, वो आपका कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। आपने इससे पहले देखा था। और जो एस्ट्रोजन निकलता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, वो ग्रेफियन पुटिका द्वारा होता है। अब ये आपको तीसरा वाला ध्यान रखना है, जो तीसरा है आपका रिलैक्सिन हार्मोन, ये किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये प्लेसेंटा के द्वारा प्रसव के दौरान जो है स्रावित होता है। ये शिशु जन्म में सहायक होता है। तो शिशु जन्म में सहायक होने वाला जो सहायता करता है वो कौन-सा हार्मोन है? तो वो रिलैक्सिन हार्मोन है। और किसके द्वारा स्रावित होता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। बाकी दोनों के बारे में हमने इससे पहले ही चर्चा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। ये आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथ में होता है? अंडाशय में होता है, वृषण में होता है, थायराइड में होता है, अधवृक्क में होता है। तो आपको पता है ये है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आपके लिए। तो इस आखिरी क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। 54 का कौन-सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी होगा, मान लेते हैं पहला है तो आप ऐसे लिख देंगे। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं बताना है। चलिए फिर देखते हैं कौन-कौन कमेंट करता है और ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।